नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। दस्तक में आपका स्वागत है। इस देश में एक संविधान है, संविधान के तहत कानून का राज है, लेकिन ऐसा लगता है कि कानून व्यवस्था सब कुछ सियासत तले दब जाती है। कैसे, किस रूप में, बात इसलिए होगी क्योंकि यूपी के गृह मंत्री जो खुद मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने क्या किया। गुजरात की गृह मंत्रालय कैबिनेट स्तर पर जो वहां के मुख्यमंत्री के हाथ में, उन्होंने क्या किया। और देश के गृह मंत्री इस दौर में खामोश क्यों है। सवाल दलितों का है, कानून व्यवस्था का है। आइए जरा इस लकीर के बीच चलकर देखे जाए, क्योंकि बार बार निकल यही रहा है कि दरअसल पापी वोट का सवाल है। और शायद इसीलिए महात्मा गांधी हो या बाबा साहब अंबेडकर, राजनीतिक तौर पर छीना झपटी शुरू हो चली है। क्या वाकई महात्मा गांधी और बाबा साहब अंबेडकर के बीच वैचारिक संघर्ष को मौजूदा राजनीति के चुनावी चेहरों के आश्रय समझा जा सकता है, या फिर मौजूदा राजनीति में होड़ इसी बात को लेकर हो चली है कि महात्मा गांधी और अंबेडकर के करीब है कौन, और इसी के आश्रय दलितों को वोट बैंक में तब्दील कर ऐसी सियासी धार हर किसी ने पैनी कर ली जहां कोई भी सामाजिक आर्थिक हालातों पर बात न कर ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को ही तोड़ मरोड़ कर अपनी चुनावी जमीन बनाने में लगे। मसलन कोई राजनीतिक दल इस सच पर आज नहीं बोल सकता कि 1932 में अंबेडकर सीटों के आरक्षण के बजाय सेपरेट इलेक्टोरेट की व्यवस्था चाहते थे, यानी दलितों का अपना प्रतिनिधित्व होना चाहिए। और वहीं 1932 में ही महात्मा गांधी ने अंबेडकर की थ्योरी का विरोध अनशन कर किया और महात्मा गांधी की बात मानकर एक व्यक्ति एक वोट के तहत सभी नागरिकों को अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार मिल गया। और आरक्षित सीटों पर भी सभी जाति, धर्म और विचारधाराओं को मानने वाले अपना वोट देते हैं। यानी जो अंबेडकर की सोच थी वो महात्मा गांधी की सोच नहीं थी, या कहीं जो गांधी सोचते थे अंबेडकर उससे हटकर दलितों को देखते थे। और अंबेडकर की बात अगर मानी जाती तो दलितों में एक मजबूत सच्चा दलित नेतृत्व उभर सकता था, जो दलित सरोकारों को आगे ले जाने में रुचि रखता। क्योंकि आज की स्थिति में आरक्षित सीटों पर वही लोग चुने जा रहे हैं जिनके पास पर्याप्त संख्या है, और संख्या का मतलब कहां कैसे वोट बैंक हो जाता है, ये मौजूदा सच है। और मुश्किल तो यह है कि महात्मा गांधी दलितों को हिंदू समुदाय का हिस्सा मानते थे और अंबेडकर दलितों को हिंदू नहीं मानते थे। इसीलिए 1956 में उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया। इसलिए सवाल सिर्फ गांधी और अंबेडकर के टकराव भर का नहीं है, सवाल तो दलितों को मुख्य धारा में लाया कैसे जाए, इसे लेकर अंबेडकर ने नागपुर में 1956 में जब धर्मांतरण किया उस वक्त कई सवालों को एक साथ उठाया। क्योंकि अंबेडकर ने शिक्षा और सामाजिक मान्यता पर जोर दिया और वोट बैंक होने की ताकत को जंजीर बताया। लेकिन मौजूदा राजनीति ने इसी जंजीर को दलितों की ताकत बनाकर सामाजिक आर्थिक तौर पर दलितों को ही हाशिए पर खड़ा कर दिया है। जाहिर है बहुतेरे सवाल समाज में हर तबके के भीतर उठ सकते हैं कि हाशिए पर पड़ा समाज अब भी हाशिए पर ही क्यों है। और जब जिक्र आजादी के बाद से, संविधान अपनाए जाने के बाद से इस देश में हर राजनीतिक सत्ता करती रही, तो भी यह स्थिति क्यों है। जरा आइए हालात देखें, राजनीति देखें। सरकारी नौकरी में दलित 4% से भी कम, कच्चे घरों में रहने वाले दलित 89%, जेलों में कैद अंडर ट्रायल 63% दलित पिछड़े ही, 65% दलित बच्चों ने स्कूल नहीं देखा, 27% दलित महिलाएं ही अस्पताल तक पहुंच पाती हैं। यह लकीर कितनी भी लंबी हो सकती है, लेकिन कल्पना कीजिए दलितों को लेकर जो सवाल 19वीं सदी में उठते थे, वही सवाल 21वीं सदी में कैमरे पर नजर आते हैं। क्योंकि ये तमाम तस्वीरें 2016 यानी इसी बरस की हैं। महाराष्ट्र के सांगली में ऊंची जाति वालों ने दलित समुदाय को हैंडपंप से पानी नहीं भरने दिया। जी, कोई हल्ला नहीं मचा। यूपी के हमीरपुर में भी पानी अगले पिछड़ों में बट गया, हंगामा नहीं मचा। पानी नहीं, और भर लेंगे तो क्या होगा फिर? चल जाएगी, झूठ मानते हैं। और दलित होने का मतलब राजस्थान में है क्या, यह इस नजारे ने ही उभार दिया। भरतपुर में दलित दूल्हे की बारात को अगली जाति के मोहल्ले से निकलने पर ही रोक लगा दी गई। आप शब्द बोल रहे थे कि जिनको कोई सुन भी नहीं सकता। मैंने उनसे पूछा कि क्यों नहीं, मैंने कि तुम निम्न जाति के हो, यहाँ से बारात नहीं चढ़ाई जा सकती और हमारी लड़की की शादी है, तुम इसलिए यहाँ से नहीं आ जा सकते।
आजादी के 70 बरस बाद उसी गुजरात की सड़क पर जहां से महात्मा गांधी निकले, ये दृश्य किसी को भी विचलित नहीं कर पाया, बल्कि सियासत साधने के मौके पैदा करते चला गया और राजनीति के इस खेल में वो बात अनसुनी रह गई जिसे अत्याचार सहने वाला अब भी कह रहा है। दलित पे जो अत्याचार होते हैं यहाँ आसपास के गांव में, पड़ोस के गांव में, जहां भी ये होता है, मैंने उनको हम्बली रिक्वेस्ट की है कि सर आप ये सब केस वापस खुलवाए और उनके जो आरोपी है उनको पकड़वाए और सर इनको ऐसी सजा दीजिए कि दूसरी बार कोई ऐसा करने की सोचे भी नहीं। यह वाकई मुश्किल सबब है। कानून व्यवस्था का मामला राजनीतिक दरवाजे को खटखटाने लगे तो होता क्या है, लेकिन स्थिति इतनी भर नहीं। सवाल है आजादी के बाद से यानी नेहरू से लेकर मोदी तक के दौर में अगर दलित कल्याण की योजनाओं को आप गिनना शुरू करेंगे थक जाएंगे। थक इसलिए जाएंगे, हमने भी जोड़ के देखा 5 लाख से ज्यादा योजनाएं इस दौर में दलित कल्याण के लिए, और दलितों की हालत के बीच अब सियासत इस बात को लेकर कि तुम्हें संजीवनी मिल गई, हमारी हवा निकल गई। देखिए जरा इस राजनीति का मतलब क्या है। तो 10 दिनों के भीतर दलित विरोधी इन घटनाओं ने किसी की राजनीति को संजीवनी दे दी तो किसी की राजनीति की हवा निकाल दी और किसी को राजनीति चमकाने का मौका दे दिया। गुजरात की घटना ने विचलित किया तो यूपी की टिप्पणी ने जातीय मानसिकता के खोखलेपन को ही उभार कर रख दिया। गुजरात में आज राहुल गांधी पहुंचे तो कल केजरीवाल पहुंचे, कहा दिया कि लखनऊ आज थम गया। कुमारी जी ठीक है, ओके, अभी बैठिए, अभी बैठिए, टुमारो वी विल डिस्कस। भारतीय जनता पार्टी टुमारो। तो क्या वाकई गुजरात में दलितों पर अत्याचार और फिर खुदकुशी की कोशिशों और यूपी में बीजेपी नेता के मायावती के खिलाफ दिए बयान ने बीजेपी को इसीलिए बड़ा झटका दे दिया क्योंकि दोनों राज्यों में अगले बरस चुनाव होने हैं। जाहिर है दलित प्रताड़ित हो रहे हैं तो निशाने पर तो कानून व्यवस्था होनी चाहिए, अधिकारियों को सस्पेंड किया जाना चाहिए, लेकिन दलित शब्द आते ही राजनीति इतनी हावी हो जाती है कि यूपी में गृह मंत्रालय संभाल रहे सीएम अखिलेश प्रसाद यादव ने क्या किया यह किसी ने नहीं पूछा, तो गुजरात में कैबिनेट स्तर पर गृह मंत्रालय संभाल रही सीएम आनंदीबेन ने क्या किया यह भी किसी ने नहीं पूछा, और देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह खामोश के हैं, इस पर भी कोई सवाल नहीं कर रहा। जाहिर है ये सारे सवाल इसलिए गौण हैं क्योंकि देश में आजादी के बाद से दलितों के खिलाफ उत्पीड़न के मामले बढ़ती जनसंख्या के साथ ही बढ़ते चले गए और हर सत्ता ने दलितों को साधने के लिए अपने राजनीतिक कार्यों की संख्या भी बढ़ानी शुरू कर दी। इंदिरा गांधी ने अपने दौर में दलितों को लेकर 200 योजनाएं बनाई। अटल बिहारी वाजपेयी ने दलितों को लेकर अपने दौर में 325 कल्याण योजनाएं बना दी और मनमोहन सिंह के दौर में 467 से ज्यादा योजनाओं का ऐलान हुआ दलितों के लिए। और प्रधानमंत्री मोदी ने तो सत्ता संभालते ही दलितों के दर्द के साथ कुछ इस तरीके से खुद को जोड़ा, लगा ऐसे जैसे वो अंबेडकर से जुड़ने के लिए बेहद बेचैन है। बाबा साहब अंबेडकर की मृत्यु के 60 साल के बाद उसका स्मारक बनाने का सौभाग्य हमें मिला। क्या 60 साल तक हमने रोका था किसी को क्या? आज हम कर रहे हैं तो आपको परेशानी हो रही है। क्योंकि केंद्र की सत्ता संभालते ही बीजेपी ने पहले रविदास जयंती मनाई, अंबेडकर की 125वीं जयंती को देश भर में मनाना शुरू किया। दिल्ली में लुटियन जोन में अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर बनाने की शुरुआत कर दी। लंदन में अंबेडकर मेमोरियल का उद्घाटन किया। मुंबई में इंदू मिल में अंबेडकर स्मारक की आधारशिला रखी। अंबेडकर की जन्मस्थली महू पहुंचकर प्रधानमंत्री ने दलितों के लिए योजनाओं का ऐलान किया। आखिरी छोर पर बैठा हुआ दलित हो, पीड़ित हो, शोषित हो, वंचित हो, उनको बराबरी मिले, उनको सम्मान मिले। इतना ही नहीं, मोदी ने स्टार्टअप इंडिया के तहत दलित एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ावा देने की कोशिश की तो पार्टी अध्यक्ष अमित शाह भी नहीं रुके। वो तो वाराणसी में दलितों के घर भोजन करने पहुंचे, तो उज्जैन में सिंहस्थ कुंभ के दौरान वाल्मीकि संत उमेश नाथ को आगे कर प्रधानमंत्री मोदी के दलित एजेंडे को आगे बढ़ाने में लग गए। तो क्या दलितों को लेकर मेहनत करती बीजेपी की यूपी की समूची बिसात ही उनके अपने नेता के एक बयान ने डगमगा दी? और गुजरात में ही दलितों ने मोदी शाह को यह कहकर मात दे दी, हमारे न्याय चाहिए, हमारे पैसा नहीं चाहिए, कोई वस्तु न मिल जाए।
पैसा नहीं न्याय चाहिए, न्याय मसला फिर कानून व्यवस्था के दायरे में आ गया। जरा देश में आज़ादी के तुरंत बाद और अब की स्थिति के बीच की स्थिति को समझना शुरू करते हैं। आज़ादी के वक्त हिंदुस्तान के भीतर दलितों की तादाद 5 करोड़, अब तकरीबन 21 करोड़। हालात देखिए, उत्पीड़न के मामले 12,000 से शुरू होते हैं, बरस दर बरस बढ़ते चले जाते हैं और सबसे ज़्यादा बढ़ने की स्थिति पिछले दिनों ही निकल कर आती है। 2013, 2014, 2015 और 1994 से 2012 तक के बीच में ये 33,000 तक के मामले थे और 13 से बढ़ने शुरू होते हैं। मसला इस देश के भीतर क्या है? कानून व्यवस्था के दायरे में क्या वाकई दलित उत्पीड़न के मसले सिर्फ नोट किए जाते हैं, कार्रवाई नहीं होती है? इसके जरिए सियासत कैसे आगे बढ़ेगी, इस पर आए उससे पहले आदिवासियों की स्थिति दिखाने के लिए आपको हम उड़ीसा लिए चलते हैं। ये ओडिशा के जाजपुर जिला का नागड़ा गांव है, जो एक वक्त कलिंगा राजघराने की राजधानी हुआ करता था, लेकिन अब इसकी पहचान मासूमों के मौत की है। जी, बीते 2 महीने में इस गांव में 22 बच्चे कुपोषण से मर गए और ऐसा कोई एक दिन में नहीं हुआ। नागड़ा गांव में जुआंग जनजाति के 579 सदस्य 7 झोपड़पट्टी में रहते हैं और इस जनजाति का ही एक वक्त यहाँ की खनिज संपदा और जमीन पर कब्जा हुआ करता था। लेकिन वक्त बदला और जाजपुर में देश के टॉप मोस्ट स्टील प्लांट लगाने वालों का कब्जा हो गया और जुआंग जनजाति इतने हाशिए पर कि इस दुर्लभ जनजाति को बचाने के लिए करोड़ों रुपए भी अधिकारी और नेता ही डगार गए और अब बची है हर घर में मौत। The state government has formed a task force to go thoroughly into this entire issue. तो सरकार कह रही है कि टास्क फोर्स का गठन कर दिया गया है, लेकिन सवाल यही, एक दौर में जिनका सब कुछ था, उन्हीं को बचाने और उन्हीं के विकास के नाम पर उन्हीं का सब कुछ कौन हड़प ले गया? तो 22 बच्चों के मरने के बाद जुआंग आदिवासी करे क्या? क्योंकि जुआंग जनजाति न वोट बैंक है, न ही उनके पास सोशल मीडिया जैसी ताकत जिससे वो सीधे प्रधानमंत्री से बात कर सके। मुश्किल इतनी भर नहीं, दरअसल आदिवासियों के साथ जो हो रहा है और दलितों के बीच जो तबका काम कर रहा है, समाज के भीतर रह रहा है। गुजरात में, जो कि 5 करोड़ गुजरातियों का जिक्र बार बार एक वक्त नरेंद्र मोदी वहां सीएम रहते हुए कहा करते थे, उन दलितों के भीतर वो कौन सी स्थिति थी जिसमें उन्होंने जहर पी लिया? 11 दलित अस्पताल में है। हमारे संवाददाता वहां पहुंचा उन्होंने और पूछा उनसे, आपने जहर क्यों पिया? कोई भी हमें सपोर्ट नहीं करता है, कोई आता नहीं है, कोई बड़े लोग भी हमें सपोर्ट नहीं करता है, पुलिस वाला भी हमें धमकाता है और कहते हैं सब बंद करो, ऐसे करो, फिर कुछ सूझता नहीं है, कोई भी रास्ता नहीं निकलता है, तो लास्ट में ये रास्ता अपनाना पड़ता है। कई बार लगा, ये जो ऊना में हुआ उसमें तो उस लोगों ने वीडियो वायरल किया, अगर वायरल नहीं हुआ होता तो किसी हमारे समाज को पता नहीं चलता, तो वायरल हुआ इसलिए पता चला, वरना ऐसी तो कितनी भी बात है जो दब जाती है, पुलिस स्टेशन में भी आती है तो पुलिस स्टेशन में दब जाती है। सब पैसे देकर जो बड़े बड़े आदमी हो वो हमारे जैसे दलित समाज को नीचा दिखाकर ऐसा बोल देते वो कुछ नहीं कर सकते, वो क्या करेंगे। ऐसी तो बहुत सारी बातें हैं कि कितना भी हुए, लेकिन अब ऐसा हो गया कि अब हद हो गई है सभी जगह की, दलितों पर अत्याचार की पूरी हद हो गई। आपको ऐसा क्यों लगा कि आपके जहर पीने से मतलब क्या बदलेगा? आपको क्यों लगा कि आपको जहर पीना चाहिए? ऐसे वीडियो वायरल में देखा तो सब जगह ऐसा हो रहा था, मेरे दिमाग में आ गया, तो सरकार कुछ वैसे लोग भांग तोड़ कर तंगली करने से नहीं समझेगी, तो ऐसे पॉइजन ले लिया। ये आपका परिवार है? आपको लगा नहीं कि आपके बाद इनका क्या होगा अगर आप जहर पी लेंगे तो? हाँ, वो तो अब लग रहा है कि बच गया, कुछ हुआ नहीं, लेकिन जो किया समाज के लिए किया है। किस दिन ऐसा हुआ? क्या पिया आपने जहर? वो एसिड। आपने क्या पिया? मैंने पिया वो खड़ की दवा आती है ना, फिनाई, वो फिनाई नहीं है, वो बासालिन आती है, ये पी लिया। देखा उसका हालत कैसा हो गया? वो तो मालूम है, मेरा भी हालत गंभीर था। फिर क्या है कि सब मेरे को न्याय नहीं मिलता, इसलिए सब 10-15 आदमी अलग अलग गांव के ऐसा कर दिया है। कुछ दिनों में ये कैमरा बंद हो जाएगा, हम वापस चले जाएंगे। जो नेता यहाँ पर आ रहे हैं, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे मुख्यमंत्री हो गुजरात की आनंदीबेन पटेल, वो सब यहाँ पर आएंगे और चले जाएंगे। लेकिन उम्मीद कम से कम हमारी तो जरूर यही रहेगी कि इन सब के बाद कहीं ना कहीं इनके लिए कुछ ऐसा जरूर हो कि आगे जाके किसी भी पिछड़े वर्ग के, दलित समाज के किसी भी व्यक्ति को अपनी जान देके अपनी बात आगे तक पहुंचाने की जरूरत ना पड़े।
कैमरा पर्सन मदन प्रसाद के साथ अंकित त्यागी, राजकोट, आज तक। बड़ा मुश्किल सवाल हमारे संवाददाता ने उठा दिया कि आने वाले वक्त में ऐसा ना हो, क्योंकि सवाल तो इस देश में पापी वोट का सवाल है। आज हम हमको थोड़ी सी राहत देते हैं, बीच में ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे तब बताएंगे बीजेपी का मिशन यूपी होगा क्या, और उस गीत का इंतजार। दरअसल अजीबोगरीब स्थिति है बीजेपी अब इस उहापोह में भी है कि दरअसल जिस नेता ने मायावती के खिलाफ अपशब्द कहे, अब उसका क्या किया जाए, मैसेज क्या दिया जाए। उत्तर प्रदेश के भीतर राजनीतिक बिसात हर कोई अगर बिछा रहा है तो बीजेपी क्या करे। मिशन बड़ा साफ है, 265। देखिए स्थिति क्या बनती है। यूपी में बीजेपी जिस रास्ते चल निकली है वो जिले दर जिले चस्पा होते मिशन 265 के पोस्टर पर ही भारी पड़ने लगा है, क्योंकि एक तरफ बीजेपी से सस्पेंड हुए दयाशंकर सिंह ने अपने बयान से मायावती को राजनीतिक संजीवनी दे दी, तो यूपी बीजेपी की नई टीम में वंशवाद के बीज पूरी तरीके से बो दिए गए। मसलन गृह मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह को महामंत्री पद पर बैठा दिया गया, तो राजस्थान के राज्यपाल कल्याण सिंह के सांसद बेटे राजवीर सिंह को प्रदेश उपाध्यक्ष बना दिया गया। लालजी टंडन के विधायक बेटे गोपाल जी टंडन को उपाध्यक्ष बना दिया गया, तो कलराज मिश्र के रिश्तेदार विजय बहादुर पाठक को महामंत्री नियुक्त कर दिया गया। यानी यूपी में अब बीजेपी के मिशन का होगा क्या, ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण क्योंकि पहली बार मोदी अमित शाह की जोड़ी ने वाजपेयी अडवाणी जोशी की तिकड़ी की सोच से हटकर लाइन पकड़ी है। तो वंशवाद की मान्यता सत्ता पर है। जोशी और टंडन को राखी बांधने वाली मायावती को अब शब्द बीजेपी के भीतर से ही कहा गया। गेस्ट हाउस कांड में समाजवादी पार्टी को घेरने वाली बीजेपी खुद उसी तरीके से गटखरे में आकर खड़ी हो चुकी है। राजनीतिक जरूरतों के लिहाज से उत्तर प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी ने 6 अलग अलग क्षेत्रों में बांटा है। अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग रणनीति, अलग अलग मुद्दे और अलग अलग जाति वर्ग से जुड़े नेताओं की जमात। साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी यूपी की राजनीतिक बिसात पर अनेक धाराओं में बढ़ती हुई दिख रही है। राष्ट्रीय राजनीतिक क्षितिज पर राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर खड़ी भारतीय जनता पार्टी यूपी की सियासी बिसात पर एक क्षेत्रीय पार्टी की तरह चहलकदमी करती दिख रही है। कैमरामैन ईश्वर दयाल के साथ राकेश उपाध्याय, लखनऊ, आज तक।